नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में IRPS 08 स्कीम के विषय में, उससे जुड़ी जरूरी बातों के विषय में। साथियों, ऐसा देखा गया है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जब भी कोई रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल स्कीम आई, उसमें बहुत अधिक संख्या में लोग आवेदन करते हैं, लेकिन एक समय पर एक बहुत बड़ी संख्या वो भी होती है जिसमें फॉर्म रिजेक्शन वाले शामिल किए जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे फॉर्म जो ड्रॉ में शामिल नहीं किए जाते। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, बहुत बड़ी संख्या में प्राधिकरण स्कीम निकालता है। जैसे बात करें रेजिडेंशियल स्कीम के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खरीदार हैं, जो यहाँ निवेश करने का मन बना रहे हैं, उन सभी की संख्या रेजिडेंशियल स्कीम में फॉर्म भरने की ज्यादा होती है। अब बीते दिनों 361 प्लॉट की एक RPS 08 स्कीम कोड है, वो स्कीम रेजिडेंशियल स्कीम प्राधिकरण द्वारा निकाली गई और प्राधिकरण का ऐसा भी दावा है उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख एप्लीकेशंस यहाँ पर आई। कुल 361 प्लॉट हैं, जिसके एवज में 2 से 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया वो प्लॉट लेने के विषय में। साथियों, इस स्कीम में लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया और उसके बाद भी ये देखा गया कि बहुत बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसमें रिजेक्टेड फॉर्म को शामिल किया गया है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? और इस रेजिडेंशियल स्कीम के अलावा भी जितनी भी रेजिडेंशियल स्कीम यहाँ पर आई हैं, उसमें ऐसा अक्सर देखा जाता है कि रिजेक्टेड फॉर्म की संख्या बहुत बड़ी होती है। तो जब हम यहाँ आवेदन कर रहे होते हैं तो आखिर क्या ऐसी कमियां होती हैं जिसके कारण हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है? साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम, जब भी कभी स्कीम आती है उसमें सबसे पहले फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ईमेल और नंबर ऐसा होना चाहिए जो पहले से रजिस्टर्ड ना हो। सबसे पहली बात ये। उसके बाद यदि आपने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फिर उसके बाद हम अपना फॉर्म भरना शुरू करते हैं। अपनी जो डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स के आधार पर हम वो फॉर्म वहां भर देते हैं। सारी डिटेल्स सही से डालने के बाद, चेक करने के बाद, और हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने जो अब तक फॉर्म भरा है वो पूरी तरह से सही है। ऐसा सुनिश्चित होने के बाद फिर हम फॉर्म आगे बढ़ाते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। उसके बाद जो प्रोसीजर है ऑनलाइन पेमेंट करने का या RTGS करने का, उसको करते हुए हम अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म जमा हो चुका है। लेकिन फिर भी जब ये रिजेक्टेड फॉर्म की लिस्ट आती है या एलिजिबल फॉर्म चेक करने के लिए प्राधिकरण को लिंक जनरेट करता है और वहां हमारा फॉर्म नहीं होता, तो हम आश्चर्य में हो जाते हैं कि ऐसी कहां कमी रह गई कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। साथियों, सबसे पहली कमी इसमें यह रह जाती है कि प्राधिकरण ने दावा किया है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग। वो अलग अलग फॉर्म भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिटेल्स ऐसी होती है जो हमारी आपस में मैच हो जाती हैं और जिसके कारण दोनों ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। अब प्राधिकरण का ये दावा है, तो इस पर बहुत अधिक संख्या में ऐसे भी आवेदक हैं जो फॉर्म भरते हैं, लेकिन फॉर्म मैन्युअल और सिस्टमैटिक दोनों ही तरह से चेक कर दिए जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं डिटेल मैच होती हैं और फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसी के साथ साथ अब सारी डिटेल्स की अगर बात करें, एक बार ये देखा गया है कि प्राधिकरण ने पेमेंट प्लान 1, पेमेंट प्लान 2 और पेमेंट प्लान 3 वहां ऑप्शन दिया है। तीनों का ही अलग अलग बहुत अंतर है, तीनों ही पेमेंट प्लान में। लेकिन सबसे पहले पेमेंट प्लान 1 है जिसको प्राथमिकता है। प्राधिकरण ने पेमेंट प्लान 1 को सबसे अधिक प्राथमिकता दी और जिन लोगों ने पेमेंट प्लान 2 या पेमेंट प्लान 3 सेलेक्ट किया है, उनका भी फॉर्म रिजेक्ट है और उनका भी इस ड्रॉ में फॉर्म शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से साथियों, जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय फोटो हो, आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां मांगे गए हैं, उन सभी का रेजोल्यूशन और उनका जो भी JPG फॉर्मेट में शामिल करने का, अपलोड करने का तरीका है, उसको हम ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते और जिस तरह से मोबाइल से या जो भी फोटो हमारे पास है उसको वहां डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं।
ऐसा भी देखा जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड नहीं होते, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट अपलोड कर दिया है और हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। इसमें एक कारण ये भी बनता है कि जब हम फॉर्म भर देते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं और पेमेंट से जस्ट पहले आप अपना फॉर्म देख सकते हैं, उस टाइम भी बहुत अधिक संख्या में लोग ऐसे हैं जो वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से अपलोड किया है वो चेक नहीं करते और फॉर्म को आगे सबमिट कर देते हैं, जिसके बाद डॉक्यूमेंट्स या तो वहां अपलोड नहीं हो पाते या सही फॉर्मेट में ना होने के कारण वहां पर शो नहीं हो पाते। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फॉर्म रिजेक्ट होने का। इसी तरह से साथियों, ये तीनों सेक्शन आने के बाद सबसे मेन सेक्शन आता है पेमेंट का। कुछ लोग ऑनलाइन अपनी पेमेंट कर देते हैं और कुछ चालान जनरेट करने के बाद आरटीजीएस करते हैं। कई बार नेटवर्क इशू के कारण ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल भी नहीं हो पाती और जिसके कारण आया हुआ मैसेज डिडक्शन का हमारे लिए ये कंफर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी पेमेंट हो चुकी है या कुछ टाइम के बाद हो जाएगी। ऐसे कारण भी देखे गए हैं कि पेमेंट रिटर्न आ गई है और हमारा मन ये संतुष्ट है कि हमारी पेमेंट जा चुकी है, ये भी कहीं ना कहीं फॉर्म रिजेक्शन का कारण देखा गया है। इसी तरह से जब आप बैंक के माध्यम से आरटीजीएस करते हैं तो आरटीजीएस होने के बाद भी 24 घंटे के अंदर आरटीजीएस रिफंड आ चुकी है। ऐसी भी कारण है कि आपको आपकी पेमेंट दोबारा से आपके खाते में आ गई है, जिसके कारण पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई और वहां पेमेंट ना पहुंचने के कारण हमारा फॉर्म शामिल नहीं किया गया। साथ ही साथ साथियों, यहाँ जो भी कैटेगरीज हैं, जैसे विशेष कैटेगरीज वो हैंडीकैप हो या SC/ST हो या किसान कोटा हो, तो इस तरह की किसानों के लिए हो जो विशेष कैटेगरी भी यहाँ दी गई है, उनके सर्टिफिकेटों का भी यहाँ अपलोड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने ना तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं जिसके कारण भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या जिनके द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं विकलांग कोटे में जो फॉर्म आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के ही सर्टिफिकेट को मान्यता थी। अगर आप उत्तर प्रदेश से अलग किसी भी राज्य का हैंडीकैप सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड करते हैं तो उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो उसका बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप ये चेक कर लेते हैं कि आपके बाकी सब डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स सही तरह से भरी गई है। तो साथियों, इसमें सबसे बड़ा कारण ये आता है कि हमने जब फॉर्म सबमिट करना था उससे जस्ट पहले जब आप अपना फॉर्म देख सकते हैं उस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स और सारी डिटेल पुनः चेक कर लिया करते हैं, तो आपका फॉर्म और आपकी तसल्ली ये हो जाती है कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक अपलोड हो चुके हैं। इसी माध्यम से आप अपना फॉर्म सही से एक्सेप्ट करा सकते हैं। साथियों, बात करते हैं कि ऐसा हुआ है तो उसके बाद अब आगे इसमें क्या होना है। आने वाली 10 तारीख को RPS 08 का ड्रॉ होना है, जिसमें रिटायर्ड IAS और रिटायर्ड जज वहां उपस्थित रहेंगे। सभी की मौजूदगी में ट्रांसपेरेंट तरीके से ड्रॉ संपन्न किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में इसे संपन्न किया जाएगा, तो आप इसे यहाँ आकर भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप आने में असमर्थ हैं तो दूरदर्शन, YouTube और यमुना प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इसे देख सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट रहेंगे और आगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो स्कीम आने वाली है उसमें ध्यानपूर्वक अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे और जो कमियां रह गई हैं जिसके कारण जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है आगे से आप वो कमी नहीं दोहराएंगे। तो इसी आशा के साथ आप सभी को शुभकामनाएं कि आने वाली स्कीम में आप अप्लाई करें और अच्छे प्राइस में अच्छी लोकेशन का प्लॉट पाने का सपना पूरा करें। इसी तरह से साथियों, यदि आप यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो जानकारी ले सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।